सभी स्टूडेंट्स को मेरा गुड मॉर्निंग। हमारा पहला पार्ट चल रहा था संसाधन एवं विकास, और मैंने बताया था आपको कि ये पार्ट 3 नंबर का पार्ट था। और इस पार्ट के लगभग मैंने पूरे नोट्स आपको एनसीईआरटी की बुक को ध्यान में रखकर बिल्कुल लिखा है, और जो जो शब्द कठिन थे उन शब्दों के मैंने अर्थ भी लिखा है। आज हम इस पहले पार्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलो चलते हैं पहले पार्ट की ओर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा पार्ट है जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। जिसका नाम क्या है? संसाधन एवं विकास। ध्यान रखना, ये जो पार्ट है हमारा वो 3 नंबर का पार्ट है। कितने नंबर का पार्ट है? 3 नंबर का। एक क्वेश्चन आपसे वस्तुनिष्ठ पूछेगा। वस्तुनिष्ठ का मतलब ये होता है कि आपके सामने एक सवाल आएगा, सवाल आने के बाद उस सवाल के आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। सवाल को अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद उन 4 ऑप्शन में जो आपको लग रहा है सही, उस पर आपको क्या करना है? टिक लगाना है, यानी कि वो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कहलाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपके आएगा लघुत्तरात्मक प्रश्न 2 नंबर का। ध्यान रखना, लघुत्तरात्मक प्रश्न की मैंने लिमिट आपको बता दी 50 शब्द। कॉपी की 5 लाइन में आपको इसका आंसर देना है, और ये कितने नंबर का आएगा? आपके 2 नंबर का आएगा। चलो चलते हैं पहले सवाल की ओर। तो हमारे सामने पहला सवाल दे रखा है कि अवनालिका के द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन किस क्षेत्र में होता है? अवनालिका के द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन वाला अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए तो डायरेक्ट ही आपको आंसर लिखना है चंबल बेसिन में, क्योंकि सबसे ज्यादा चंबल बेसिन में अवनालिका द्वारा सर्वाधिक अपरदन होता है। नोट्स में मैंने अवनालिका का अर्थ लिखा रखा है, वहां से आप याद कर लेना। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, काजू की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो ध्यान रखना बच्चों, काजू की फसल के लिए लाल लेटेराइट मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। काजू की फसल के लिए लाल लेटेराइट मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसी से जुड़ा हुआ तीसरा प्रश्न है कि लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो ध्यान रखना, लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है? लेटर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईट। जिसका अर्थ क्या होता है बच्चों? ईट होता है। चलो चलते हैं आगे की ओर। रेगर मृदा किस मृदा को कहा जाता है? मृदा बोले तो मिट्टी, और रेगर या रेगर, और ऑप्शन में ओब्लिक में रेगुर मृदा भी आप कर लेना। रेगर या रेगुर मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना बच्चों, रेगर या रेगुर मृदा को काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और काली मृदा, इसका रंग काला होता है, जो कि काली कपास की खेती के लिए लाभदायक होती है। उसके बाद चलते हैं आगे। आपसे सवाल पूछ ले कि आयु के आधार पर पुराना जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना बच्चों, आयु के आधार पर पुराने जलोढ़ को बांगर के नाम से जाना जाता है। ये भी मैंने आपको नोट्स में लिखा दिया कि आयु के आधार पर पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? बांगर के नाम से जाना जाता है। और ये किसके आधार पर लिखना है? जलोढ़ मृदा के आधार पर लिखना है। उसके बाद पुराना पूछ लिया, हो सकता है कि आपसे नया पूछ ले कि आयु के आधार पर नए जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना बच्चों, आयु के आधार पर नए जलोढ़ को खादर के नाम से जाना जाता है। पुराना बांगर, नया खादर। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। अगला सवाल है कि पर्वतीय क्षेत्र की तलहटी में बने क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? यह भी बोर्ड में आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना बच्चों, पर्वतीय क्षेत्र की तलहटी में बने क्षेत्र को एक तो द्वार बोलते हैं, एक चौक बोलते हैं, और एक तराई क्षेत्र बोला जाता है। यह भी मैंने नोट्स में लिखा रखा है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो देख सकते हो आप कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के द्वारा, भारत में राष्ट्रीय वन नीति है 1952 में। इस राष्ट्रीय वन नीति के द्वारा 1952 में निर्धारित वन क्षेत्र का क्या पूछा आपसे? प्रतिशत पूछा। और राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत निर्धारित वन क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो है 33%। कितना प्रतिशत है बच्चों? 33% है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में निम्नीकृत भूमि कितनी है? तो याद कर लेना कि भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि क्या है? निम्नीकृत है। आगे चलते हैं बच्चों कि भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृतिक भागों का प्रतिशत आपसे पूछ सकता है परीक्षा के अंदर 1 नंबर में। तो ध्यान रखना, 2 नंबर में पूछ सकता है। 43% भाग पर मैदान पाया जाता है, 30% भाग पर पर्वत पाया जाता है, और 27% भाग पर पठारी क्षेत्र पाया जाता है। यानी कि भारत के 43% भाग पर क्या मिलेगा? मैदान। 30% भाग पर क्या मिलेंगे? पर्वत। और 27% भाग पर क्या मिलेगा? पठार, यानी पठारी क्षेत्र भारत का पाया जाता है। उसके बाद चलो आगे की ओर।
एक पुस्तक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इसके लेखक कौन है? तो सिंपल सा याद कर लेना, स्मॉल इज ब्यूटीफुल लेखक के जो राइटर है वो है शुमेसर। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी? शुमेसर ने लिखी। और संसाधन संरक्षणों की क्या करी इन्होंने? वकालत करी। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले संसाधन संरक्षण की वकालत कब और किसने की? तो याद कर लेना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की सबसे पहले वकालत 1968 में की थी क्लब ऑफ रोम ने। किसने की बच्चों? क्लब ऑफ रोम ने संसाधन संरक्षणों की वकालत की थी सबसे पहले 1968 के अंदर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। आपसे सवाल पूछ ले कि एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखना बच्चों, भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना एजेंडा 21 का क्या है? मुख्य उद्देश्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो ध्यान रखना, जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया। उसके बाद अगर आपसे सवाल पूछ ले कि समुद्र में कितने किलोमीटर तक पाए जाने वाले संसाधन किसी भी देश की संपदा होती है, किसी भी देश की संपत्ति होती है, तो याद कर लेना 12 समुद्री मील। और जब 12 समुद्री मील को किलोमीटर में करेंगे तो कितना किलोमीटर आएगा? 22.2 किलोमीटर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि वह भूमि जहां पर एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती न की गई हो कहलाती है। तो याद कर लेना, ऐसी भूमि जहां पर एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती न की गई हो उस भूमि को कहते हैं वर्तमान प्रतिभूमि। उसे क्या बोलेंगे बच्चों? वर्तमान प्रतिभूमि। अगर सवाल में उल्टा आ जाए आपसे घुमा करके 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती न की गई हो तो उसे कहेंगे पुरानी यानी कि पुरातन प्रतिभूमि। सवाल है हमारा कि वह भूमि जहां 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती न की गई हो कहलाती है, उसे कहते हैं पुरातन प्रतिभूमि। और ये याद कर लेना कि वह भूमि जहां पर एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती न की गई हो कहलाती है वर्तमान प्रतिभूमि। आपसे घुमाकर 2 नंबर में पूछ सकता है कि वर्तमान प्रतिभूमि किसे कहते हैं और पुरातन प्रतिभूमि किसे कहते हैं। पुरातन का मतलब होता है पुराना। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी पूछी, तो कपास की खेती के लिए ध्यान रखना काली मृदा लाभदायक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार बताने। तो ध्यान रखना बच्चों, अपने नोट्स में पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार का होता है, जैव और अजैव संसाधन। देख लो ये भी, जैव और अजैव संसाधन। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ उत्पत्ति की जगह समाप्यता लिख लेना। समाप्यता के आधार पर संसाधनों के प्रकार बताने, तो ध्यान रखना समाप्यता के आधार पर नवीकरण संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। या उत्पत्ति मिसप्रिंट हो गया तो उत्पत्ति को काट कर या उत्पत्ति की जगह क्या लिखोगे आप? समाप्यता के आधार पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया कि पंजाब हरियाणा में शुद्ध निवल बोए क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो याद कर लेना, पंजाब हरियाणा में शुद्ध निवल का मतलब नए बोए गए क्षेत्र का तो 80% भाग पाया जाता है। कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है बच्चों? 80%। तो ये थे हमारे एक एक नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एक बार आप इसको यहां से भी देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा कर देता हूं बड़ा, कॉपी में नोट डाउन भी कर लेना और साथ के साथ में याद भी करते चले जाना है। 1 मिनट में आप इसको देख लो। चल रहे हो? कितने मिनट हो गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ये। पहले पार्ट की मैंने पहले नोट्स लिखा दिए, नोट्स लिखाने के बाद मैंने ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। इसके बाद जो अगला मेरा टारगेट होगा, पहले पार्ट को वापस पीडीएफ के रूप में लेकर आऊंगा और उस पहले पार्ट को वापस फिर दोबारा समझाऊंगा। उसके बाद हमारा जो अगला टारगेट होगा, डायग्राम के माध्यम से पहले पार्ट को समझेंगे। डायग्राम के माध्यम से पहले पार्ट को समझ लेंगे, उसके बाद एक वीडियो में पूरा भारत का मानचित्र का लेकर आऊंगा। और यकीन नहीं मानो तो आप अगर उस वीडियो को आप देख लोगे तो 4 में से 4 नंबर आपके कहीं पर भी नहीं जाएंगे। चलते हैं आगे की ओर। अब हम देखते हैं लघुतरात्मक प्रश्न जो कि आपके 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा।
और लघुतरात्मक प्रश्न का पहला ही जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है कि भारत में भूमि निम्नीकरण के कारण समझाने। तो ये सारे कारण मैंने नोट्स में भी लिखा दिया। एक बार फिर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, जल के कारण मृदा अपरदन होना, ध्यान रखना, जल के कारण मिट्टी का कटना भी भूमि निम्नीकरण का एक प्रमुख कारण माना जाता है। अतिरिक्त सिंचाई के कारण जल क्रांतता होना, है अतिरिक्त सिंचाई जब होगी तो जल की क्या होगी, आवश्यकता बढ़ेगी, और जल आवश्यकता बढ़ेगी तो फिर भूमि का क्या होगा, कटाव होगा। तीसरा जो है अति पशुचारण व वनोन्मूलन के कारण, अत्यधिक मात्रा में पशुचारण करना और पेड़ पौधों की क्या करना, कटाई करना, जिससे भी भूमि का क्या होता है, निम्नीकरण होता है। चौथा मृदा का लवणीय यानी खारापन होना, मृदा का लवणीय यानी कि खारापन होना और क्षारीय होना, ये भी भूमि निम्नीकरण का एक कारण माना जाता है। पांचवा उद्योगों से निकले अपशिष्ट या गंदे रसायन युक्त पानी के द्वारा, उद्योगों से निकले या कल कारखानों से निकले अपशिष्ट या गंदे रसायन द्वारा, गंदा रसायन का मतलब जिसमें केमिकल होता है, या फिर खराब जल जो पीने योग्य नहीं होता, वो सीधा कहाँ जाता है, नदियों में, झीलों में, तालाबों में जाते हैं। वहां पर जाने के बाद वो बाकी जो पानी होता है वो भी उसमें मिल जाता है, तो वो अपशिष्ट यानी गंदा हो जाता है। उद्योग समझ रहे हो आप, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां। तो ध्यान रखना ये सारे जो भी कारण है, 5 कारण है, वो भूमि निम्नीकरण के कारण है। 2 नंबर में आपसे एक सवाल पूछ सकता है कि भारत में भूमि निम्नीकरण के किन्हीं 3 कारण लिखो या फिर 2 कारण लिखो। तो इन 5 में से कोई से भी आप 2 कारण याद कर लेना, 3 कर लेना, और मेरी तरफ से तो आप 5 याद कर लेना। उसके बाद दूसरा प्रश्न चलते हैं। वहां पर भूमि निम्नीकरण का कारण पूछा, तो यहाँ पर भूमि निम्नीकरण के उपाय पूछ रहा है। क्या पूछा है यहाँ पर, भूमि निम्नीकरण के उपाय। और पहला उपाय क्या है, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, यानी अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाना, और वनोन्मूलन को क्या करना, रोक कर रखना। ये भी भूमि निम्नीकरण का क्या है, उपाय है। दूसरा उपाय है मरुस्थलीय और अन्य क्षेत्रों में होने वाले अतिरिक्त पशुचारण को रोककर, मरुस्थलीय रेगिस्तानी क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में होने वाला जो अतिरिक्त पशुचारण उसको भी रोककर भूमि निम्नीकरण को बचाया जा सकता है। तीसरा कारण रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करके भी भूमि को बचाया जा सकता है। चौथा जनसंख्या वृद्धि को कम करके भी भूमि निम्नीकरण को बचाया जा सकता है। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न, भूमि निम्नीकरण के उपाय समझाने। तो आपको ये 4 उपाय याद कर लेने हैं, और 4 उपाय में से आपसे बोर्ड में 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है। 2 क्वेश्चन क्या, 2 टॉपिक या 2 बिंदु पूछ सकता है। चलो चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। संसाधनों के असंतुलित उपयोग से समाज अमीर और गरीब में क्या हो गया, बढ़ गया। जो अमीर लोग हैं वो तो आसानी से इन संसाधनों का क्या कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं जिनके पास पर्याप्त मात्रा में धन संपदा नहीं होती, वो इन संसाधनों को उपयोग नहीं कर सकते। जैसे कि अमीर जो लोग होता है वो उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए फटाफट से एक 4 पहिए की गाड़ी खरीद लेता है, लेकिन गरीब लोग उस गाड़ी को नहीं खरीद पाता। तो संसाधनों के अत्यधिक दोहन से होने वाली समस्या पूछा सवाल में क्या पूछा आपसे कि संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से होने वाली समस्याओं को स्पष्ट करना है। तो पहली समस्या क्या है कि समाज अमीर और गरीब में क्या हो गया, बढ़ गया। दूसरी समस्या कि संसाधनों के संतुलित अंधाधुंध उपयोग के कारण ओजोन परत क्षरण, यानी ओजोन परत पर क्या हो गया, नुकसान हो गया, छेद हो गया। पर्यावरण प्रदूषण भी हो गया, भूमि निम्नीकरण और भूमंडलीय तापन जैसी वैश्विक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। किसके कारण, संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण। तीसरा देखो इसी में, कुछ व्यक्तियों के लिए ही संसाधनों का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। चौथा, संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण आने वाली पीढ़ियों के लिए इनका प्राप्त नहीं होना भी या कमी होना भी गंभीर क्या बनी हुई है, समस्या बनी हुई है। तो ये 4 बिंदु हैं आपके, इनको आपको याद कर लेना है। सवाल है हमारा कि संसाधनों के अत्यधिक दोहन से होने वाली समस्याओं को लिखना है। पहली समस्या है संसाधनों के असंतुलित उपयोग से समाज अमीर और गरीब में क्या हो गया, बढ़ गया। दूसरी जो समस्या है वो संसाधनों के असंतुलित अंधाधुंध उपयोग के कारण ओजोन परत क्षरण हो गया, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, भूमि निम्नीकरण या भूमंडलीय तापन जैसी वैश्विक समस्या उत्पन्न हो रही है। तीसरा कि कुछ व्यक्तियों के लिए ही संसाधनों का ह्रास हो रहा है। चौथा, संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण आने वाली पीढ़ियों के लिए इनका प्राप्त नहीं होना भी या कमी होना भी गंभीर क्या बनी हुई है, समस्या बनी हुई है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 लघुतरात्मक। चौथा जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि मृदा अपरदन
रोकने के उपाय और मृदा संरक्षण को समझाना है। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है, उसको कैसे बचाया जा सकता है, उसको समझाना। तो पहला, अधिक से अधिक क्या करें हम, वृक्षारोपण और वनोन्मूलन को रोककर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, उसको बचाया जा सकता है। वही बिंदु आगे वापस जो पहले थे। तो मरुस्थलीय अन्य क्षेत्रों में होने वाले अतिरिक्त पशुचारण को रोककर, जनसंख्या वृद्धि के कारण होने वाले अव्यवस्थित निर्माण कार्य को रोककर, रासायनिक उर्वरक के स्थान पर जैविक खाद के उपयोग से, पहाड़ी या ढलान वाले क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि कार्य करना। तो ये इसका आंसर था, मृदा अपरदन रोकने के उपाय और मृदा संरक्षण को समझाने के। नोट कर लो एक बार। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। एजेंडा 21 क्या है, इसको समझाना है। तो पहले बता दिया है कि ये एक घोषणा पत्र है जिसको 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, इसको कहते हैं यूएनडीपी, इसको क्या बोलेंगे, यूएनडीपी के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को हासिल करना। तो याद कर लेना, एजेंडा 21 क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मुख्य जो उद्देश्य होता है वो तो ये होता है कि भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को क्या करना, हासिल करना। और एक घोषणा पत्र जिसको 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को हासिल करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि बांगर और खादर में क्या बता पूछा इसने, बांगर खादर में अंतर को स्पष्ट करो। बांगर खादर में क्या पूछा, अंतर। तो पहले हेडिंग बोर्ड में क्या लिखोगे, बांगर, उसके बाद बांगर में लिखने के बाद फिर हेडिंग क्या लिखोगे, खादर। तो बांगर को ध्यान कर लेना बच्चों, पुराना जो जलोढ़ होता है अर्थात पुरानी जलोढ़ मृदा के बांगर के नाम से, यानी कि पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर के नाम से जाना जाता है। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा यानी कंकर पत्थर की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये था बांगर मृदा। आगे चलते हैं, खादर, नया जलोढ़ अर्थात नई जलोढ़ मृदा को खादर के नाम से जाना जाता है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा बारीक यानी ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं। तो ये था बांगर और खादर में अंतर। इसको देख लेना एक बार। बांगर पुराना जलोढ़ अर्थात पुरानी जलोढ़ मृदा के बांगर के नाम से जाना जाता है। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर के नाम से जाना जाता है। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। खादर नया जलोढ़ अर्थात नई जलोढ़ मृदा को खादर के नाम से जाना जाता है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं। चलो चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। ये इंपोर्टेंट है, विकास में संसाधन, प्रौद्योगिकी और मानव की भूमिका के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करना है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आ जाते हैं। विकास में संसाधन, प्रौद्योगिकी और मानव की भूमिका के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करना है। तो इसमें देखो, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त होती है। कोई भी क्षेत्र हो उसका विकास करना है तो पर्याप्त मात्रा में क्या होने चाहिए, हमारे पास संसाधन होने चाहिए। लेकिन संसाधन किसी भी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहां उपयुक्त प्रौद्योगिकी, विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाए। अतः विकास में संसाधनों की उपलब्धता के साथ साथ इसमें प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन की गुणवत्ता का भी योगदान रहता है। तो ये था 7वें प्रश्न का आंसर। ये रहा 7वां क्वेश्चन, इसका आंसर है ये। प्रश्न था कि विकास में संसाधन, प्रौद्योगिकी और मानव की भूमिका के पारस्परिक संबंध में आपस में तालमेल के संबंध को स्पष्ट करो। तो इसका आंसर ये है। उसके बाद हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो है कि संसाधनों के वर्गीकरण को समझाना है। तो ध्यान रखना, संसाधनों का वर्गीकरण मैंने नोट्स में भी अच्छे से लिखा है, उसको समझाया भी। तो पहला जो संसाधनों का वर्गीकरण है वो उत्पत्ति के आधार पर है, और उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार का होता है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। दूसरा समाप्यता के आधार पर 2 प्रकार का होता है, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। तीसरा स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन व्यक्तिगत भी होता है, सामुदायिक भी होता है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भी होता है। चौथा विकास के स्तर के आधार पर संभाव्य भी होता है, विकसित भंडार भी होता है और एक संचित कोष भी होता है। तो आपसे 2 नंबर में संसाधनों का वर्गीकरण पूछ ले तो आपको चारों का नाम लिखना है। पहले उत्पत्ति के आधार पर, आगे लिखना जैव और अजैव,
दूसरा समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य, तीसरा स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। चौथा पूछ लिया आपसे विकास के स्तर के आधार पर संभाव्य होता है, विकसित भंडार होता है, संचित कोष होता है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, शुद्ध यानी कि नया बोया, निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल कर्षित कर लेना, इसको कर्षित क्षेत्र में अंतर बताना है। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र और सकल, शुद्ध और सकल में अंतर बताना है। तो शुद्ध तो क्या होता है कि वह भूमि जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती, ऐसी भूमि या वह भूमि जिस पर फसलों को क्या करा जाता है, जिसमें फसलों को उगाया जाता है और काटा जाता है, वह भूमि क्या कहलाती है, शुद्ध यानी कि नया बोया गया क्षेत्र। फसल उगा ली, उसको काट लिया, तो शुद्ध निवल बोया गया क्या कहलाएगा, क्षेत्र कहलाएगा। सकल कृषि क्षेत्र में याद कर लेना, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध यानी कि निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए ना, तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। याद कर लेना, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध यानी कि निवल यानी कि नए बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए ना, तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। ये था नवा क्वेश्चन हमारा। ये था इस पहले पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ